गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई सब लोग? गुड इवनिंग। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपन अपनी चरक संहिता पढ़ना। सबसे पहले एक काम करना है। देखो, जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है? एक काम करेंगे सब लोग। अच्छा काम बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो एक बार। जिसने नहीं किया उसको पाप लग सकता है, बता रहा हूँ। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो। कर ली सबने अपनी आंखें बंद? अरे यस और नो? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही मतलब कर ली, आवाज आई है मतलब नहीं करिए। तो सब लोग आंखें बंद कर लो और एक चीज इमेजिन करो कि साल चल रहा है 2026 और महीना चल रहा है जुलाई और अगस्त, और जस्ट तुमसे किसी ने बोला रिजल्ट आ गया और तुम्हारी रैंक बनी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। कैसा लग रहा है? तुम बोल नहीं पा रहे हो गए ना, कैसा लग रहा है? तुमने घर पे फोन किया और घर पे फोन करते ही तुमने बोला कि मेरा हो गया। क्या हुआ? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। तो सोचो वो फीलिंग कैसी है। अब ये जो फीलिंग तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, आज चल रही है, एंड तक रुकनी नहीं चाहिए। समझ में आई बात? तो अब मैं शुरू कर रहा हूं अपनी क्लास। और एक बात और ध्यान रख लेना, जब बोला जाए तब बोलना है, जब माइक ऑफ करने के लिए बोले तब माइक ऑफ कर लेना है, ठीक है? आवाज सबको प्रॉपर आ रही है? यस और नो? ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चरक संहिता। अब चरक संहिता जो है वो कैसे पढ़नी है अपन को, चरक संहिता लिखी कैसे गई है? देखो, चरक संहिता लिखी कैसे है। सबसे पहले गुरुजी और शिष्य दो जने थे, है ना? गुरुजी कौन होता है? गुरुजी होता है जो उपदेश देता है। और स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट वो होता है जो सर की बातें सुने और नोट्स बनाता रहे, उसको बोलते हैं तंत्रकर्ता। तो उपदेश देने वाला होता है उपदेशता और नोट्स करने वाला होता है तंत्रकर्ता। तो चरक संहिता सेम पूरी ऐसी ही लिखी गई है कि गुरु उपदेश दे रहे हैं, बच्चे डाउट पूछ रहे हैं और वो आंसर उनको मिलता जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, अपन को कोई भी संहिता स्टार्ट करते हैं तो कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट नोट कर लेना ना सब लोग। थोड़ी सी मेरे को जुकाम खांसी हो रखी है, आवाज थोड़ी सी दबी दबी आ सकती है, बट कोई नहीं, है ना? तुम लोग तो हो ही सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, उपदेशता कौन है चरक संहिता के? तो चरक संहिता का सबसे पहले उपदेशता अगर तुमसे पूछा जाए तो कौन होते हैं? आत्रेय पुनर्वसु। अब आत्रेय पुनर्वसु का काल अपन को पता ही नहीं है। कभी तुमसे पूछ ले आत्रेय पुनर्वसु का काल, तो हमको नहीं पता, डोंट नो लिख देना, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये नोट करोगे सब लोग कि उपदेशता कौन है चरक संहिता के? आत्रेय पुनर्वसु। अरे हाँ या ना? जल्दी बोलो। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता कौन होता है? जो नोट्स बनाता है। गुरु ने बोले कुछ उपदेश और किसी ने नोट्स बनाए, वो होते हैं तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता कौन होगा? अग्निवेश। जैसे अभी तुम लिख रहे हो, तुम लोग क्या हो? सब लोग तंत्रकर्ता। ऑफलाइन वाले भी आंसर देंगे, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद में तंत्रकर्ता का तुमको पता होना चाहिए अग्निवेश का काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका काल अपन को याद रखना है अग्निवेश का। ईसा पूर्व कितना है? 1000 ईसा पूर्व। कि वो एक ही जना नोट्स बना रहा था क्या? अग्निवेश नहीं, 6 लोग नोट्स बना रहे थे। जैसे अभी तुम कितने हो क्लास में? कितने हैं करीबन? पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा ना। तो जितने भी तुम क्लास में हो, तुम सारे क्या थे? स्टूडेंट हो। इसके जो आत्रेय पुनर्वसु के स्टूडेंट थे 6, जिसमें से अग्निवेश सबसे इंटेलिजेंट था। इसी ने अच्छे नोट्स बनाए, इसी का सिलेक्शन हुआ। तो तुम लोगों को भी किसकी तरह बनना है? अग्निवेश की तरह बनना है, ठीक है? तो किसकी तरह बनना है तुम लोगों को? अग्निवेश की तरह। उसके बाद में बात करते हैं संस्कर्ता। संस्कर्ता कौन होता है? संस्कर्ता होता है एडिशन करने वाला ना, कोई भी चीज को संस्कार करने वाला। संस्कार संस्कर्ता का जो तुमको रेफरेंस मिलेगा वो चरक सिद्धि के लास्ट वाले चैप्टर में मिलेगा। संस्कर्ता क्या होता है? जो संक्षेप को विस्तार करते, मतलब छोटा लिखा हो उसको क्या करते? बड़ा कर दे। और विस्तार को क्या करते? संक्षेप कर दे। तो इसका काम ही यही है संस्कर्ता का, जो संक्षेप को क्या करे? विस्तार में कर दे, और विस्तार वाले को क्या कर दे? संक्षेप में कर दे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो संस्कृता पूछे या फिर पूछे प्रति संस्कृता, दोनों का आंसर, या बोले प्रति संस्कृता या संस्कृता, दोनों का आंसर क्या जाएगा? चरक जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसका काल है 200 से 300 ईसा पूर्व। उसके बाद में बात करते हैं अपन संपूरक।
समपूरक कौन होता है किसी संहिता का? समपूरक वो होता है कि जिसने आदि, मान लो आदि चरक संहिता लिखी, तो उसको पूरा करने वाला क्या होता है? समपूरक। नाम में क्या है? समपूरक। तो पूरा करने वाला कौन है? दृढ़ बल। तो दृढ़ बल की तुमको शताब्दी याद करनी है, 4 शताब्दी। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं 4 पॉइंट पूछ रहा हूँ, 4 पॉइंट मेरे को फटाफट से बता दो। बताओ भाई, उपदेशता कौन है चरक संहिता का? जल्दी बोलो। आत्रेय पुनर्वसु। उसके बाद में अगर तुमसे प्रति संस्कृता पूछ ले तो प्रति संस्कृता कौन है? चरक फूल। और अगर तुमसे पूछ ले तंत्रकर्ता कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, तो क्या बताओगे? अग्निवेश। और अगर तुमसे पूछ ले संपूरक कौन है, तो संपूरक कौन है? दृढ़ बल। और दृढ़ बल की अगर तुमसे पूछ ले शताब्दी कौन सी, तो क्या बताओगे? चौथी शताब्दी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट सबको पता होना चाहिए, इसलिए ये डिस्कस किए गए। अब बात करते हैं अपन आगे, अपन को क्या स्टार्ट करना है। अपन सबसे पहले चरक संहिता में सूत्र स्थान नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार चरक संहिता देखो, सब लोगों के हाथ में चरक संहिता है। बाहर का कवर देखो, बाहर के कवर में क्या राइटर लिखा हुआ है? राइटर का नाम एक जना पढ़ के बताओ। ये तुम्हारे चरक संहिता होगी, और ये साइड में है ना, साइड जो है, पंडित काशीनाथ पांडे, यही बोल रहा हूं? अरे हाँ, है ना? तो पंडित काशीनाथ पांडे, यही अपन को याद रखनी है, यही बुक लेके आनी है। ठीक है, अब इसमें अपन को याद रखना है क्या स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता में? चरक निदान स्टार्ट कर रहे हैं। चरक निदान क्या है बोस? चरक निदान के अंदर अपन को व्याधियां पढ़नी है, और व्याधियां कितनी पढ़नी है? 8 व्याधियां पढ़नी है, जिसमें से आएगी 8। कौन कौन सी है? ज्वर है, रक्तपित्त है, गुल्म है, प्रमेय है, कुष्ठ है, शोष है, उन्माद है और अपस्मार है। सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? ज्वर पढ़ना है। तो सबसे पहले ज्वर पढ़ना है, तो ज्वर अपन को आज स्टार्ट करेंगे ज्वर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि तुमको ना सबसे प्रधान रोग कौन सा लगता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, है ना, 2 ऑप्शन बताना मेरे को, कौन कौन सा प्रधान है। एक तो है ज्वर, दूसरा है गुल्म, तीसरा है उन्माद। बताओ इन तीनों में से प्रधान व्याधि कौन सी है? ज्वर, गुल्म या उन्माद? गुल्म। आवाज सही आ रही है मेरी, या थोड़ी सी तेज आ रही है? ठीक है, अच्छा तुम लोग आंसर क्या दे रहे हो? एक बार इसमें गूगल मीट स्टार्ट कर देना, मेरे को पता पड़ेगा कौन क्या आंसर दे रहा। ठीक है, तो अब मेरे को तुम्हारी आवाजें भी समझ में आएगी। हाँ ठीक है, अब मेरे को बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या क्या आंसर दे रहे हो तुम? गुल्म प्रधान होता है। गुल्म बोलने वाले रेज हैंड करो फटाफट से। गुल्म बोलने वाले कौन कौन है? संध्या, साक्षी, प्रियंका, गायत्री। ठीक है, बाकी लोग गुल्म नहीं बोल रहे ना। ज्वर कौन कौन बोल रहा है? ज्वर होगा, ज्वर बोलने वाले रेज हैंड करो। ज्वर बोलने वाले रेज हैंड। तो जिसने भी ज्वर बोला ना, वो आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने क्या पूछा? प्रधान व्याधि कौन सी है। हमेशा याद रखना, प्रधान व्याधि कभी भी पूछे तो ज्वर बतानी है। बट यहां पर याद रखना, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? गुल्म की या ज्वर की? तो आंसर होगा गुल्म। अब ये अपन को पता नहीं कैसे है ना, तो इसके लिए एक स्टोरी अपन पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है, आज पढ़ेंगे नहीं, थोड़ी सी स्टोरी सुनने। ठीक है, स्टोरी सुनते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, किन किन लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे पहली लव मैरिज क्या थी? किसकी हुई थी सबसे पहली लव मैरिज? शादी शिव और पार्वती की हुई थी। अच्छा, शिव और पार्वती की हुई थी। किसी भी तुमने ना कोई भी मूवी देखी होगी, हीरो राजी, हीरोइन राजी, दुश्मन कौन होता है? दुश्मन कौन होता है? पिताजी या फिर माताजी। तो यहां पर है ना, शिव जी के और पार्वती जी के दुश्मन कौन थे? पार्वती जी के पापा, मतलब शिव जी के ससुर। और शिव जी के ससुर कौन है? दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति कहते तो है कि वो बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था, बहुत सारे यज्ञ करवाता था। पहले सिद्धियां भी तो ऐसी मिलती थी यज्ञ कराने से। अभी तो धर्म कर लो तो तुमको सिद्धियां मिल जाएगी, पहले यज्ञ चलते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ चलते थे। है तो वो बहुत पहुंचा आदमी, बट जो दक्ष प्रजापति था वो ओनली विष्णु भगवान को ही अपना भगवान मानता था। विष्णु को ही अपना भगवान मानता है कि हमको शिव जी से कोई मतलब नहीं है। अब हुआ क्या, इन दोनों की है ना लव मैरिज तो हो गई। लव मैरिज होने के बाद में जो बापूजी ने किया, दक्ष प्रजापति ने किया, वो बहुत गलत किया। अब वो क्या क्या किया, वो सारी स्टोरी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलो भाई स्टोरी देख लेते हैं। देखो ये शिव जी और ये पार्वती जी है, क्या दिख रहे हैं शिव जी पार्वती जी, छोटा सा रूप इनका, अरे हाँ है ना। ये दोनों आराम से मस्त थे अपनी दुनिया में, खुश थे, इनका कोई दुश्मन नहीं, एक ही दुश्मन था, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया कि यार इतना बड़ा यज्ञ कराएंगे, इतना बड़ा यज्ञ कराएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे यज्ञ में, है ना। तो यज्ञ में बुलाया सब लोगों को, बट दक्ष प्रजापति ने ना पार्वती जी को बुलाया ना शिव जी को बुलाया। पार्वती जी ने बोला कि मैं तो घर जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या बोला पार्वती जी ने, मैं तो यज्ञ में जाऊंगी। शिव जी ने मना किया, नहीं मेरा हाथ छोड़ के मत जा। पर पार्वती जी नहीं मानी, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी। तो ये तो चली गई अपने पापा के पास, चलो भाई। अब जैसे ही यहां गई तो एक ससुर क्या बोलता है, ससुर ये बोलता है कि तूने ना भाग के शादी कर ली, तू अब मेरे घर क्यों आई है, तू ना मेरे घर में आके क्या करने आई है, तू यहां से निकल जा। शिव जी कौन है, शिव जी ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे, शिव जी का अपमान कर रहे थे, और क्या क्या बातें बोली कि ये भांग पीता रहता है, गले में सांप है, और खाल पहन के घूम रहा है, तो इस तरह का आदमी भस्म लगा के घूमता है, इस तरह के आदमी से मैं तेरी शादी नहीं करवाना चाहता, तूने जबरदस्ती करी। तो जबरदस्ती होने के वजह से इन्होंने क्या किया, शिव जी का अपमान, इन्होंने तो बोल नहीं सक रहा मैं इसको, इन्होंने नहीं बोलता ना, दक्ष प्रजापति ने क्या किया, शिव जी का अपमान किया। अब अपमान करते ही क्या हुआ, पार्वती जी, या इनका नाम सती था ना, तो यज्ञ करवाया, ठीक है यज्ञ करवाया। तो असली में तो क्या था, सती है ना इतनी पावरफुल थी, वो अपने पिताजी की हत्या कर सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, एक चीज थी कि उनको है ना कभी भी अपने ऊपर क्या नहीं लेना था, अधर्म नहीं लेना था, पाप नहीं लेना था। वो अपने पापा को मारकर पापा का अधर्म वाला पाप नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने इसलिए ये सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, पापा से दुश्मनी नहीं लेती, पापा को नहीं मारती, अपने आप यज्ञ में चली जाती हूँ। तो उस यज्ञ के अंदर क्या हो गई, पार्वती जी सती हो गई। अब इसके वजह से जो स्टार्ट हुआ, वो अब स्टार्ट होगा, रोग कैसे स्टार्ट हुआ। मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूं, रोगों की उत्पत्ति पढ़ा रहा हूं, रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो रोगों की उत्पत्ति अब से स्टार्ट हुई, यहां से ध्यान रखना बातें, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे यहां से, ठीक है। तो शिव जी आए गुस्से में, भाई किसी की घरवाली सती हो गई, तो उसके बाद में क्या होगा, गुस्सा ही आएगा किसी को भी, पति को। तो पति आया भागते भागते अपने नंदी के साथ में, और गया, अपमान करने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने यज्ञ को ध्वंस किया। लोग जो थे इधर उधर भागने लगे। तो लोगों के इधर उधर भागने से, दौड़ने से किसकी उत्पत्ति हुई, गुल्म की उत्पत्ति हुई। तो जैसे ही पहली पहली बात आई, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे गर्मी क्यों लग रही है इतनी, कूदने तैरने और दौड़ने से किसकी उत्पत्ति हुई, गुल्म की। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर समझ में आ रही है, अभी भी आ रही है, फैन की वॉइस तो नहीं आ रही ना, अरे असुर नो, आ रही है आवाज, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन पहला लिखो, नोट करो कि कूदने से, तैरने से, दौड़ने से किसकी उत्पत्ति हुई, गुल्म की उत्पत्ति हुई। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, गुल्म की उत्पत्ति हुई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कूदने और दौड़ने से किसकी उत्पत्ति हुई, गुल्म की उत्पत्ति हुई। दो क्वेश्चन यहां से याद रखने। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये आदमी तुमको क्या लग रहा है, क्या कर रहा होगा, कई लोग कह रहे हैं कि बॉस ये पी रहा है, क्या कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। सुरा पान नहीं कर रहे भाई, घृत पान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घृत पान कर रहे हैं, मदिरा पान नहीं कर रहे। तो जो है ना, वो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ जैसे ही चल रहा था, तो यज्ञ में घी डालते हैं ना, उस घी में आधे लोग गिर गए, आधे लोग घी के अंदर गिर के घी को ही पीने लग गए। तो घृत पान से दो बीमारियों की उत्पत्ति हुई। घृत पान से किसकी उत्पत्ति, दो बीमारियों की हुई, प्रमेह और कुष्ठ की, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बता रहा हूं कि घृत पान, इसको है ना अगर श्लोक में पूछेगा तो क्या पूछेगा, हवि प्राशाद, हवि प्राशाद, जो हवन में अपन प्राश यूज करते हैं, घृत पान यूज कर सकते हैं, उससे किसकी उत्पत्ति हुई, प्रमेह और कुष्ठ की। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है, अरे हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा
कि भय, त्रास, शोक से किसकी उत्पत्ति हुई? उन्माद की उत्पत्ति हुई। 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताते रहना। दौड़ने से, भागने से किसकी उत्पत्ति हुई? जल्दी बोलो। तुम मेरे को है ना इधर दिख रहे हो, जो सामने स्क्रीन वाले हो ना, तुम मेरे को इधर दिख रहे हो, अब मैं इधर ही मुंह करके पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ भाई, किसकी उत्पत्ति हुई? गुल्म की। घृतपान से किस 2 रोग की उत्पत्ति हुई? प्रमेय और कुष्ठ। और अगर तुमसे ऐसा पूछ ले भय, त्रास, इनसे किसकी उत्पत्ति हुई, तो क्या बताओगे? उन्माद की। ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा बोल दे, हाँ क्या बोल रहे हो? शंकर जी के क्रोध से हुई है, इसलिए उसको प्रधान माना है। अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, तो आंसर क्या जाएगा? बोलो भाई, क्या जाएगा आंसर? गुल। इसका जो रेफरेंस अगर तुम चाहते हो, वो रेफरेंस बता दो, तो चरक निदान 8 के लास्ट श्लोकों में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले किस रोग की उत्पत्ति, आंसर क्या जाएगा? गुल्म। पर अगर तुमसे पूछ ले सबसे प्रधान कौन सा है, प्रधान क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले ललाट में क्या हुआ था? गुस्सा आया था ना शिव जी को, तो उससे किसकी उत्पत्ति हुई थी? ज्वर की। तो प्रधान किस लिए बोला गया? प्रधान बोले तो ज्वर। और अगर तुमसे क्या बोले, गुल्म किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, तो गुल्म। ठीक है, अरे हाँ है ना, बोलो। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन क्या आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछेगा कि असूची स्पर्श से किसकी उत्पत्ति हुई? असूची स्पर्श से। तो असूची स्पर्श, ये वर्ड याद रखना है ना। असूची स्पर्श से किसकी उत्पत्ति हुई? अपस्मार की। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अपस्मार हो गया। अब बताओ, महेश्वर के क्रोध से किसकी उत्पत्ति हुई? महेश्वर के ललाट पे जब क्रोध आया तो किसकी उत्पत्ति होती है? ज्वर, जो मेरे को 3 दिन पहले आया था, है ना। तो वो अभी तक उसी का असर चल रहा है आवाज में। तो ये याद रखना है कि महेश्वर के ललाट के कोप से या क्रोध से किसकी उत्पत्ति हुई? ज्वर। और ज्वर से किसकी, ज्वर के संताप से किसकी उत्पत्ति हुई? रक्त पित्त की। क्लियर है इतनी बातें? तो अब आंसर देते रहो। बताओ, दौड़ने और दौड़ने, चलने और इनसे किसकी उत्पत्ति होती है? भय, त्रास, शोक से किसकी उत्पत्ति है? जल्दी बोलो। उन्माद। उसके बाद में अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ असूची स्पर्श से किसकी उत्पत्ति हुई? अगर तुमसे ये पूछूं कि असूची स्पर्श से किसकी उत्पत्ति हुई? बस ना। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ज्वर के संताप से किसकी उत्पत्ति हुई? रक्तपित्त। सबसे प्रधान रोग कौन सा है? ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन आगे। अब ये है हमारे चंदा मामा। वेरी गुड, शोष। अब ये चंदा मामा है, हमारे राजा है ये। असली में तो कौन है? राजा चंद्रमा, है ना। तो राजा चंद्रमा है। अब राजा चंद्रमा है, ये है ना, ये भी चंद्रमा जी भी किसके, इनके ससुर जी कौन है? किसी को पता है क्या चंद्रमा जी के ससुर जी कौन है? दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति ने क्या किया? अपनी 28 कन्याओं की शादी करा दी। किससे? चंद्रमा से। कितनी लड़कियों की शादी कराई? 28। असली में 28 लड़कियां नहीं है, असली में 28 नक्षत्र होते हैं। और सबसे पहला जो नक्षत्र होता है रोहिणी, पास में चंद्रमा जी के, बिल्कुल पास में। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में वो सबसे ज्यादा रहते थे। और जब भी रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा रहते थे तो उनका रज बढ़ा हुआ रहता था। और रज बढ़ने के वजह से चंद्रमा जी का भी रज बढ़ने लग गया। और चंद्रमा जी फिर रोहिणी नक्षत्र में अति व्यवहार करने लगे। और अति व्यवहार आदमी अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में कोई भी चीज करेगा ना, उसको यही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो दारू पी लो, या तुम कोई भी गंदी आदत कर लो अपने जीवन में, या काम ज्यादा कर लो, खाना ज्यादा कर लो, कि खाना खाने से भी बहुत पतले होते हैं। हाँ होते हैं। कई कई मेरे सामने एक बैठा है ऑफलाइन क्लास में, मैं तुमको शक्ल दिखाऊंगा कुछ दिन बाद। ये इतना खाता है, फिर भी ये क्या है? पतला है। तो ज्यादा खाने से भी पतला होते हैं आदमी, ये कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा कभी। तो याद रखना है इसमें वर्ड। किससे शादी कराई दक्ष प्रजापति ने? चंद्रमा से शादी कराई। कितनी कन्याओं की? 28। और उसमें से भी सबसे फेवरेट कौन थी?
रोहिणी। और रोहिणी के साथ में अति विवाह होने से किसकी उत्पत्ति होती है? शोष। ठीक है, तो ये पूरे क्रम अपन को याद रखना है, ये 8 रोग अपन पढ़ेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाती है? अरे यस और नो? ठीक है। उसके बाद में ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स में से मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम्हें समिता से पढ़ना है या शॉर्ट नोट से पढ़ना है? जल्दी बोलो। समिता से पढ़ना है? ठीक है, तो समित ठीक है, समिता से स्टार्ट करते हैं अपन ना। ये शॉर्ट नोट लास्ट में दे दूंगा। जब तुम्हारे है ना एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये तुमको शॉर्ट नोट्स तब मिलेंगे जब तुम रिवीजन करो ना, तो रिवीजन में तुमको काम आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स अपन। कोई मस्ती तो नहीं कर रहा ना? अभी क्या थोड़ा सा सिस्टम मेरे को ऐसा चेंज चेंज लग रहा है ना। पहले छोटी स्क्रीन हुआ करती थी, ऐसे तुमको पता भी नहीं पड़ता था कि मेरे को पसीने आ रहे हैं। अब पता पड़ेगा नहीं सब कुछ। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या दिख रहा है सबको? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चरक निदान। अब एक काम करेंगे, शिव जी के बारे में अपन ने बात कर ली, तो सब लोग क्या बोलेंगे एक साथ? हर हर महादेव। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 3 2 एक साथ आवाज जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी ना भगवान के पास, तो जल्दी से बोलो। 3 2 1। हर हर महादेव। तो आज से याद रख लेना, क्लास अच्छे से लेनी है डेली। सबसे पहली बात, मैं तुमको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। तुम सोच रहे होगे कि बोस हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, हम तो मीडियोकर है, हमको तो आयुर्वेद आती नहीं है। हमेशा टॉपर मीडियोकर ही निकला है, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी टॉपर कभी टॉपर नहीं निकला एआईपीजीडी का, मतलब यूजी का टॉपर कभी भी टॉपर नहीं निकलता। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि बोस हमको तो कुछ आता नहीं, टॉपर टॉपर का सिलेक्शन होगा, हमारा तो होगा नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ा सा इधर ध्यान दो, है ना? तो टॉपर टॉपर का क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही चीज अपने दिमाग में याद रखनी है, क्या है वो? क्या लिखा है मैंने? निरंतरता। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तुम्हारा दिमाग कम है, आईक्यू कम है, सब बहाने। अगर तुम डेली पढ़ रहे हो, डेली क्वेश्चन लगा रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, तो 101% लास्ट के दिन तुमने जो अभी इमेजिन किया था ना क्लास से पहले, वो तुम्हारी होगी। ध्यान रखना ये बात, है ना? तो अब ऐसे ही पढ़ना कि ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी हो। और दूसरी बात और बता देता हूँ कि बोस हमारी कैटेगरी लगती है कुछ, हमारी ओबीसी लगती है, हमारी एससी लगती है, हमारी एसटी लगती है। कोई भी कैटेगरी लगे, कोई मैटर नहीं करता, तुमको पढ़ना किसकी तरह है? जनरल की तरह। ध्यान रखना, ठीक है? तभी तुम्हारी क्या आएगी? ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। तो ये बात अपने दिमाग में याद रखना। तो ना चीजों को किसी को देखना है, बस एक ही चीज याद रखनी है, निरंतरता। कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ना हमको। तो चलिए भाई शुरू करते हैं पहली क्लास, ज्वर निदान। माइक ऑफ कर देना भाई जिसका भी ऑन है। कृति, कृति, कील ठोक रहे हैं। चलिए। तो देखो, ज्वर निदान या कोई भी रोग पड़ने से पहले, जैसे अपन कोई भी बीमारी पड़ते हैं, तो बीमारी पड़ने से पहले बीमारों का, रोग का ज्ञान का, कोई बोल रहा है क्या? माइक ऑफ है ना सबके? ठीक है। किसी भी रोग के ज्ञान का क्या होना चाहिए? यार मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान देता हूं तो मेरा अपने इस तरह से ज्ञान। भाई ध्यान रख लेना, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, जब मैं बोलूं तब कर लेना, ठीक है? माइक ऑन करो यार, किसी का ऑफ ऑन है? बिलाल, ठीक है। तो चलो भाई, मैं क्या बता रहा था? हाँ, देखो 8 रोग है, 8 रोगों को पढ़ने से पहले तुमको क्या पता होना चाहिए? रोगों के ज्ञान के उपाय आने चाहिए, ठीक है? रोगों के ज्ञान के उपाय आने चाहिए। तो रोग के ज्ञान के उपाय अपन को सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है। ज्वर नहीं पढ़ना, ज्वर से पहले अपन को क्या पढ़ना है? रोग ज्ञान के उपाय। क्या वो किसी भी रोग के ज्ञान के उपाय क्या होते हैं? जो रोग के बारे में तुमको बता दे पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी रोग के ज्ञान के उपाय कैसे मिलेंगे? निदान पंचक तुमने वर्ड सुना होगा। जो निदान पंचक होते हैं वही रोग ज्ञान के उपाय होते हैं। अब उस निदान पंचक क्या होता है? निदान पंचक क्या होता है? सबसे पहले आता है निदान पंचक के अंदर निदान। याद करो तुम्हारा सेकंड ईयर, निदान। फिर आता है पूर्व रूप,
फिर आता है रूप, उसके बाद में तुम बोल सकते हो क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है, संप्राप्ति। तो ये निदान पंचक में 5 चीजें आती है, यही रोग ज्ञान के उपाय होते हैं। तो तुमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, आप क्वेश्चन नोट कर लेना, अपन को मेन तो क्वेश्चन करना है ना सोल्व। तो तुमसे अगर चरक के अनुसार पूछ ले रोग ज्ञान के उपाय बताओ, तो कितने बताओगे चरक के अनुसार? 5। अब यहां पे मैं क्वेश्चन का गियर चेंज कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर तुमसे पूछ ले सुश्रुत के अनुसार रोग ज्ञान के उपाय कितने होते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा हूं, सुश्रुत के अनुसार यही रोग ज्ञान के उपाय कितने होते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार तुमको याद रखने हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 कौन कौन से होते हैं? 6 ये होते हैं, 5 तो इंद्रियां होती है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिया, और एक होता है प्रश्न। तो टोटल ये होते हैं 6। ये क्या है, सुश्रुत के क्या है, रोग ज्ञान के उपाय है, रोगी ज्ञान के उपाय है, रोग ज्ञान के उपाय। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन सुनो, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा, ये लिख लिया सबने, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछे, तीसरा क्वेश्चन ये पूछे रोग विशेष, विशेष जुड़ जाए ना जहां पर, रोग विशेष ज्ञान के उपाय क्या होते हैं। तो यहां पर फिर दोबारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुमको, तीसरा क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, किसी को पता है क्या, रोग विशेष ज्ञान के उपाय क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दर्शन स्पर्श प्रश्न नहीं है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। तीसरा क्वेश्चन बता चुका हूं, ये रोग ज्ञान के उपाय में। पहला तो तुमको पता पड़ा। अच्छा बताओ, चरक के अनुसार रोग ज्ञान के उपाय कितने होते हैं? 5। सुश्रुत के अनुसार अगर तुमसे पूछ ले सुश्रुत के अनुसार रोग ज्ञान के उपाय कितने होते हैं, तो क्या बताओगे? और अगर ऐसा पूछ ले चरक के अनुसार विशेष ज्ञान, रोग विशेष ज्ञान उपाय कितने होते हैं? ठीक है, तो 3 ये अपन को याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन होने के बाद में इसी की जो तुम्हारे दिमाग में लोचा चलता रहता है, वो लोचा खत्म कर रहा हो ना। अब क्वेश्चन ढंग से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अब तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि रोगी ज्ञान के उपाय कितने होते हैं, वेरी गुड, सही आंसर है। अब मैं पूरा सही आंसर देता हूं। अब रोगी लिख रहा हूं मैं, ये रोगी को हाईलाइट कर लेना कि रोगी है। पढ़ते टाइम ये चीजें ध्यान रखनी है अपन को, जब रिवीजन भी करो तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो रोगी ज्ञान के उपाय तुमसे पूछ ले तो क्या आंसर जाएगा? रोगी ज्ञान के उपाय अगर तुमसे पूछ ले तो आंसर 3 भी जा सकता है, 8 भी जा सकता है, और 10 भी जा सकता है। 3 किसने बताया? 3 बताए वाग्भट ने। अभी जो बताया, क्या बताया वाग्भट ने, बताओ क्या बोले तुम? दर्शन, प्रश्न और, किसी को नहीं पता तो ये इधर लिख सकता है, दर्शन, प्रश्न और स्पर्श, ठीक है। उसके बाद में 8 जो है रोगी ज्ञान के उपाय कौन बताता है? योग रत्नाकर। वही जीवा मूत्र नाड़ी है ना, ये अपन योग रत्नाकर को देखेंगे। और 10 किसने बताया? चरक ने बताया। और तुमने ये नाम ऐसा सुना होगा, दशविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, हाँ, वेरी गुड। ये चरक के अपन किस में पढ़ेंगे? विमान के अंदर पढ़ेंगे, विमान 8 में पढ़ेंगे, तब की बात है। तो रोगी ज्ञान के उपाय तुम बताओ, आंसर क्या क्या दोगे तुम? 3, 8 और 10, ठीक है। उसके बाद में अब ये 5 क्वेश्चन तुमको मैं बताने के बाद में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तुमको पुराने स्टूडेंट को जरूर आता होगा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन ये कि प्रश्न जो है वो क्या है, रोग ज्ञान का उपाय है या रोगी ज्ञान का उपाय है? मैं कोई भी आचार्य नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या है, रोग ज्ञान के उपाय या रोगी ज्ञान के उपाय? बोलो विदेश। अच्छा रोग ज्ञान के उपाय कौन कौन बोल रहा है, रेज हैंड करो फटाफट।
और रोगी ज्ञान के उपाय कोई नहीं बोल रहा। रोगी ज्ञान के उपाय कौन कौन बोल रहा है? फिर भी कोई नहीं बोल रहा। आंसर क्या है इसका? आंसर है दोनों। ये रोग ज्ञान का उपाय भी है, रोगी ज्ञान का उपाय भी है। बताओ रोगी ज्ञान का उपाय कौन बोलता है? दोबारा से, रोगी ज्ञान का उपाय कौन बोलता है? वाग्भट, वेरी गुड। और रोग ज्ञान का उपाय इसको कौन बोलता है, प्रश्न को? सुश्रुत, वेरी गुड। ये तुम्हारी बातें क्लियर हो जाती है। रोग ज्ञान, रोगी ज्ञान, ये सारी चीज क्लियर है। अब अपन को क्या पढ़ना है बोस? क्या? योग रत्नाकर, योग रत्नाकर, इसको योग रत्नाकर लिख देना ना, योग रत्नाकर। स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है? टेढ़ा कर दो इसको, स्क्रीन को सीधा कर। अरे स्क्रीन पूरी कैसे नहीं दिख रही, मतलब समझ में नहीं आ रही ये, या तुम्हारे फोन में नहीं दिख रही? अच्छा ये नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा कैमरा इधर कर देना। दिख गई? और करो। हो गया? डन डन डन, ठीक है। हाँ ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बताते रहा करो यार, मेरे को पता नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैं देख लेता था लैपटॉप में, अभी मेरे को खुद को नहीं पता पड़ रहा है ना। चलो भाई, ये सारी बात हो गई। अब अपन को क्या पढ़ना है? अब अपन को पढ़ना है निदान पंचक क्या होते हैं। अरे कहीं चले तो नहीं गए, सारे बात सुन तो रहे हो? ठीक है। तो अपन को अब क्या पढ़ना है? निदान पंचक पढ़ने हैं। सबसे पहली बात पढ़ेंगे अपन निदान पंचक। ये जो विमर्श वाली बात है ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले निदान पंचक, निदान पंचक जल्दी से बोलो क्या क्या होता है? निदान, पुरुरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। सब लोग एक बार जल्दी से बोल दो। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन निदान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? निदान के बारे में। अब निदान क्या होता है? निदान के बारे में अपन को पढ़ना है। निदान का मतलब होता है कोज, हेतु, है ना? हेतु होता है। क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है निदान? दिख रहा है ना, ठीक है। तो निदान जो होता है इसको बोलते हैं कोज, हेतु, कारण, है ना? बीमारी का, ये मेरे को है ना, किसी को भी मान लो ज्वर हुआ तो क्यों हुआ, बुखार हुआ क्यों हुआ, जुकाम हुआ क्यों हुआ, शोष हुआ क्यों हुआ, तो कारण जो होता है वो किसके अंदर आता है? निदान के अंदर। अब इसके जो पर्याय है वो कौन कौन से? सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सुनो। एक तो है प्रत्यय, इसको गोला करो। समुत्थान, इसको हाईलाइट करो। आयतन, ये तीन जो पर्याय है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो सबसे पहले याद करेंगे। निदान के पर्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। कौन कौन से, जल्दी से बोलो तीन पर्याय। आयतन, प्रत्यय और समुत्थान। तो आयतन, प्रत्यय और समुत्थान, ये तीन अपन को याद रखने। उसके बाद में और क्या क्या देखो, हेतु है, निमित्त है, कर्ता है, कारण है, बस। कारण वही, कर्ता वही, निमित्त वही, हेतु वही, पर आयतन, प्रत्यय, समुत्थान ये अपन को याद रखने हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन करने वाला चीज है संस्थान। अगर तुमसे पूछ ले संस्थान किसका पर्याय होता है, तो संस्थान किसका होता है? रूप का होता है या फिर लक्षण का होता है। ठीक है, रूप या फिर लक्षण का होता है। क्या बोस, ये कैसे याद रखेंगे? जैसे संस्थान की बात कर रहा हूं, अपनी कोचिंग का नाम क्या है? आयुर्वेद वाला। तो ये एक संस्थान है, ये अपने लक्षण दिखा रही है। क्या मैं दिख रहा हूं तुमको? आयुर्वेद, आयुर्वेद वाला का लक्षण क्या है? ये सामने दिख रहा है जो। तो लक्षण, संस्थान कोई भी होगी ना वो अपना लक्षण दिखाएगी, पर समुत्थान अगर तुमसे आ जाए तो समुत्थान क्या होगा? हेतु होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, समुत्थान किसका पर्याय और संस्थान किसका पर्याय। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से अपन को ये बात याद रखनी है कि त्रिविधम, इसने बता रखे हैं कि त्रिविधम साथ में इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा, अपयात या परिणाम, तीन तरह के होते हैं। अब ये तीन तरह के क्या होते हैं? निदान होते हैं। पर अगर तुमसे क्वेश्चन, यहां पर कान खोलकर सुनना बात, यहां क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछे जाए कि रोग के हेतु कितने होते हैं या रोग के निदान कितने होते हैं, तब आंसर तीन जाएगा।
तब आंसर 3 में जाएगा, जो लिखा हुआ है वही। बट अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हेतु के प्रकार कितने होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। यहां अपन को ये बात याद रखनी है दोनों में। रोगों के हेतु पूछेगा तो आंसर क्या करोगे, जल्दी बोलो। और हेतु के प्रकार पूछे तो तुम क्या आंसर करोगे? 4। रोगों के हेतु ये लिखे हुए कौन कौन से? असात्मय इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। कि वो असात्मय इंद्रिय संयोग क्या होता है? असात्मय इंद्रिय संयोग जैसे कोई भी इंद्रिय है, मान लो मेरी आंखों की इंद्रिय है। अब मैं ये जो बैठे हैं बच्चों को मैं समझ लूं ये सारी कुर्सी है, तो मेरा ये क्या हो गया? एक तरह का इंद्रिय, आंखों की इंद्रियों का क्या हो गया? मिथ्या योग हो गया, है ना। या मैं इस बच्चे को, ये दूर बैठा है, तो मैं इसको क्या देख लूं, ये मेरे बिल्कुल पास बैठा है, तो ये मेरा क्या हो गया? अतियोग हो गया या अयोग हो गया? अयोग अतियोग इन्हीं के अंदर आएगा क्या? क्या साथ में इंद्रिय संयोग हो रहा है? अगर मान लो पढ़ाते पढ़ाते कान में से किसी की मेरे को चुगलियां सुनने लग गई, तो वो भी क्या होगा? कोई है नहीं पास में, फिर भी मेरे को आवाज आने लग गई, वो भी क्या होगा? मिथ्या योग। रस्सी पड़ी है, मैं उसको समझ लू सांप पड़ा है, तो वो भी क्या होगा? मिथ्या योग। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? साथ में इंद्रिय संयोग। जब तुम्हारी इंद्रिया काम नहीं करती तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? प्रज्ञा अपराध क्या होता है? देखो, एक होता है अपराध, एक होता है प्रज्ञा अपराध। अपराध वो होता है कि आदमी जानबूझकर भी कर सकता है और बिना अनजाने में भी गलती होती है ना इंसान से। तो एक अनजाने में भी हो सकती है और जानबूझकर में हो सकती है, वो होता है अपराध। कि अपराध कर दिया कोई भी, अनजाने में कर दिया या जानबूझकर हो गया। एक होता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? जानबूझकर करना। तुमको पता है कि दारू पिएंगे तो लीवर खराब होगा, सिगरेट पिएंगे फेफड़े खराब होगा, फिर भी तुम पी रहे हो, तो इसका मतलब ये है तुम क्या कर रहे हो? प्रज्ञा अपराध। तुमको पता है कि तुमको इस टाइम पढ़ना चाहिए, तुम्हारा धर्म ये बोलता है कि तुमको पढ़ना चाहिए, पर तुम नहीं पढ़ रहे, ये भी एक तरह का क्या हुआ? प्रज्ञा अपराध। और अगर तुमने कोई प्रज्ञा अपराध किया तो तुम्हारा मानसिक रोग आएगा। तुम क्या बोस, हमको प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल ये बताओ, जिस दिन भी तुम पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ लिया एक दिन, तो तुम अंदर से कैसा फील करते हो? मजे आते हैं? अरे मजे आ गए ना, ऐसे करते हो ना, मजे आ गए आज तो, घूम भी लेते हो, मजे भी कर लेते हो, सब हो जाता है। और जिस दिन पूरे दिन नहीं पढ़े, एक वर्ड नहीं पढ़ा, लास्ट में आते आते तुम कैसे दिमाग के हो जाते हो? इरिटेट होने लग जाओगे हर एक चीज से। तो वो भी सब किसके अंदर आ जाएगा? प्रज्ञा अपराध। इसलिए तुमको जो तुम्हारा धर्म है वो करना चाहिए, ठीक है, प्रज्ञा अपराध नहीं करना। उसके बाद में आता है परिणाम। परिणाम ये काल से डिपेंडेंट है। ये अपन कब पढ़ेंगे? आगे जब विमान आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो काल से रिलेटेड है, काल पुनः परिणाम होता है, तो ये अपन कब पढ़ेंगे? आगे वाली क्लास में जब विमान पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फटाफट से बोल दो। बताओ, निदान के संस्थान किसका पर्याय? संस्थान किसका पर्याय है? समुत्थान किसका पर्याय? निदान का। रोगों के हेतु कितने होते हैं? हेतु के प्रकार कितने होते हैं? चरक संहिता का तंत्रकर्ता कौन है? चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक संहिता का संपूरक कौन है? कौन सी बुक अभी पढ़ रहे हो तुम? काशीनाथ पांडे। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो ये बताओ मेरे को कि असूचि स्पर्श से किस रोग की उत्पत्ति हुई? भय त्रास शोक से किसकी उत्पत्ति हुई? अच्छा ये बताओ तो फिर मेरे को कि अति व्यवहार से किसकी उत्पत्ति हुई? दौड़ने कूदने लेटने भागने, इन सब से किसकी उत्पत्ति हुई? सबसे प्रधान रोग कौन सा होता है? सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? बोलो जय सिया राम। चलो आगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसको हाईलाइट कर लेना। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको अपने आप बता देगा मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूं। ये भी हेतु के 4 प्रकार है, पर ये हेतु के वो प्रकार नहीं जो मैंने बताए। ये जो हेतु के प्रकार 4 बताए हैं, ये अपन कहां पढ़ेंगे? विमान 8 के अंदर, ठीक है। ये हेतु के 4 प्रकार कौन कौन से? एक होता है सन्निकृष्ट, एक होता है विप्रकृष्ट, एक होता है व्यभिचारी, एक होता है प्रधानिक। सन्निकृष्ट मतलब ये सन्निकृष्ट पास में रहने वाला। क्या होता है? पास में रहने वाला।
विप्रकृष्ट क्या होता है? दूर दूर रहने वाला। और व्यभिचारी क्या होता है? ऐसा हो तो बिचारा हूं मैं, तो वो बेचारा है, ठीक है। व्यभिचारी क्या है? बेचारा। उसके बाद आता है प्रधानिक। प्रधानिक प्रधान हूं। अब इनके वर्ड से तुमको सब समझ में आना चाहिए। कैसे समझोगे? सन्निकृष्ट मतलब यार कोई भी चीज तुमने खाई और तुमको है ना उसी दिन शाम को, जैसे मान लो तुमने सुबह आइसक्रीम खाई और शाम को क्या हो गई? जुकाम खांसी हो गई, तो वो होता है सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट क्या है? इसमें पहले हेमंत ऋतु आएगी, काल में संचित होगा, उसके बाद में प्रकोप होगा, फिर प्रसर होगा, तो वो आएगा विप्रकृष्ट के अंदर। बिचारा। बिचारा। बिचारा मतलब ये ऐसा बिचारा है, ये कोई रोग ही उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है? व्यभिचारा। क्या याद रखना है? तेज बोलना था ना। व्यभिचारा, वेरी गुड। उसके बाद में आता है प्रधानिक। अच्छा, प्रधानिक मतलब प्रधान। मान लो तुमने आज क्या लेके आए? एक विष का लोटा लेके आए, जिसके अंदर क्या डाल के? विष भर के आ गए, और वो तुमने पी लिया। या सांप ने तुमको क्या कर दिया? काट लिया। ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं दिखा रहा, क्या दिखा रहा हूं? सांप। मान लो सांप ने तुमने ऐसे ऐसे काट लिया, फिर क्या होगा? सांप ने अगर तुमको ऐसे काट लिया तो क्या होगा? तुम मर जाओगे या जिंदा रहोगे? अरे जल्दी बोलो। जिंदा रहेंगे। तालियां इसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे फटाफट से। तो देखो, अगर तुमको है ना सांप ने काट लिया वो प्रधानिक के अंदर, जिसमें सद्य क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो ये याद रखने चार तरह के: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ये लिखा भी हुआ है इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। सद्य व्याधि उत्पन्न कर दे वो सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट वो होगा जो हेमंत ऋतु में संचित कफ को क्या कर दे? बाद में जाके रोग बनाए। व्यभिचारा इतना बिचारा है कि ये रोगों का कारण बनता ही नहीं है। दोष का कोप अल्प हुआ तो दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है। तो ये लाइन याद रख लेना कि रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है। और प्रधानी किसके बाद मिलेगा? अरे समझ में आ रही है क्या बात? अरे हाँ या ना? प्रधानिक। प्रधानिक क्या होगा? जो विष के वजह से क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो प्रधानिक होगा। अब जिसने पढ़ रखा है बोस, हम क्या करें? अच्छा, किस किस ने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है मेरे से? रेजन करना। तो किस किसने पढ़ रखा है? रेजन करना कि बोस हम लोग क्या करें। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो इस बार एलिजिबल नहीं थे या फिर कुछ टाइम में एलिजिबल हुए, है ना, उनके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। उनको क्या करना है? उनको जैसे ही मान लो आज चरक निदान शुरू हुआ है, तो उनको आज में चरक निदान के 4 चैप्टर कंप्लीट करके रख देना है। अगले दिन 4 कंप्लीट करके रख देना है। फिर उसके बाद में चरक निदान तब तक पढ़ते रहना है, बार बार रिवीजन, बार बार। कम से कम 10 दिन मिलेंगे तुमको चरक निदान 10 बार पढ़ने के, और यही मौका है। अगर तुमने मान लो 10 बार ये चीज पढ़ ली चरक निदान, क्या तुम्हारा चरक निदान में से क्वेश्चन गलत होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो तुमको क्या करना है? तुमको यही करना है कि चरक निदान पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब तक चरक निदान चलेगा उस दिन तुम पूरा चरक निदान रिवाइज करोगे, और फिर उसके साथ साथ में उसके क्वेश्चन लगाते रहोगे। ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर खत्म किया, तो इसके तुमको क्वेश्चन अगले दिन ही तुमको मिल जाएंगे। क्या समझ में आई बात? जैसे मान लो चरक निदान फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तो अगले दिन इसके क्वेश्चन ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, उसको तुम सॉल्व कर लेना। क्लियर है बात? हम ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। एक यहां पर एक चीज और याद रखनी है, एक और तुम यहां पर लिख लो। अगर तुमसे बोल दे यहां पर, या ऊपर लिख देना है ना, तुम लोग ऊपर लिख देना, मैं यही लिख रहा हूं। व्यंजक। व्यंजक जो होता है ये किसका पर्याय होता है? व्यंजक जो होता है वो निदान का पर्याय होता है। व्यंजक जो होता है वो निदान का पर्याय होता है। और एक होता है व्यंजन, ये होता है रूप का पर्याय या फिर लक्षण का पर्याय। ठीक है। तो व्यंजक बोले तो निदान, और व्यंजन बोले तो रूप। कैसे याद रहेगा बोस? देखो, व्यंजन क्या होते हैं? जलेबियां, कलाकंद, समोसे, पिज्जा। व्यंजन है ना, वो अपने लक्षण दिखाते हैं। तो कोई भी व्यंजन होता है वो अपने लक्षण दिखाएगा। तो याद रखना है, व्यंजन क्या होता है? लक्षण। और व्यंजक क्या होता है? निदान होता है। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे। आगे का नेक्स्ट श्लोक आता है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें से अब गौर से सुनोगे, हर तरह हर आचार्य की बात बताऊंगा मैं। थोड़ा सा टाइम भले ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अपन को अपने पास टाइम बहुत है।
इसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। बात सुनो, देखो व्याधियां तीन तरह की होती हैं, कौन कौन सी? चरक के अनुसार व्याधियां अगर तुमसे पूछे तो आंसर पहला क्या करना है वो बता रहा हूं ना। अगर व्याधियां चरक के अनुसार बोले कि क्या करें हम, 4 करें, 3 करें या 2 करें, तो आंसर क्या करोगे? या 1 करें, तो आंसर क्या करोगे तुम बताओ? आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे 3। अगर तुमको ऑप्शन में ये दिया हुआ चरक के अनुसार व्याधियों के भेद होते हैं 4, 3, 2 या फिर बी और सी, तो आंसर क्या करोगे? बी और सी। तो पहले क्वेश्चन को समझना है अपन को, क्वेश्चन अगर तुमसे क्या पूछ रहा है। अगर बोले चरक के अनुसार व्याधि, चरक के अनुसार बोल रहा हूं, इसी चरक के अनुसार जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चरक के अनुसार व्याधि पूछे तो आंसर पहला 3। और अगर तुमसे बोले 3 या 2 तो क्या बोलोगे? दोनों। ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा है तो दोनों करोगे, ठीक है। अब लिखो जो मैं बोल रहा हूं, इसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से लिख देना एक्स्ट्रा पॉइंट में। सुश्रुत के अनुसार अगर तुमसे व्याधियां बोले, व्याधियों के भेद, तो लिखने हैं 4 या फिर 7। अगर तुमसे बोले वाग्भट के अनुसार बताओ व्याधियों के भेद, तो इसके भी 4 या 7 होते हैं, पर पहला आंसर क्या करना है? 7। अगर तुमसे पूछे शारंगधर के अनुसार बताओ, शारंगधर के अनुसार कितने भेद होते हैं व्याधियों के, तो क्या करोगे? 4। और अगर चरक के अनुसार पूछ रहा है तो चरक के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार आंसर क्या जाएगा? पहला आंसर 3 जाएगा और उसके बाद में फिर 2 भी जा सकता है। क्या समझ में आई बात इतनी? ठीक है, तो चलिए भाई पढ़ते हैं अब श्लोक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये लिख दिया, हटा दो इसको। पूजा मिश्रा, हाँ अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे हो? शारंगधर, शारंगधर के अनुसार 4, 4, ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोलो, इसे क्या करते हो? क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलो अब इस श्लोक को समझते हैं ना। इस श्लोक का मतलब क्या है? देखो 3 व्याधियां हैं, कौन कौन सी? आग्नेय, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। व्याधियों के भेद कौन कौन से? पहला आग्नेय, सौम्य और वायव्य। और 2 अगर भेद पूछे तो 2 में कौन कौन आ जाते हैं? राजस और तामस, ठीक है। तो ये श्लोक था, ये याद रखना है। 3 कौन से हैं, 2 कौन से हैं? 3 किसके अकॉर्डिंग? वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग भी बांट रखे हैं। इसको आग्नेय को क्या बोलोगे? पित्त। सौम्य को क्या बोलोगे? कफ। और वायु मतलब वात। इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, और आग्नेय, सौम्य और वायव्य के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। क्लियर है बात? अगर आंसर नहीं दिया ना तुमने तो हाथ में क्या दे दूंगा? बताओ क्या दूंगा? ये है, ये है। अरे यार अच्छा लोटा नहीं बना। ठीक है बाद में बताएंगे, लोटा अभी बाद में सर्च करके बताएंगे इनको, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है व्याधि का लक्षण। व्याधि का लक्षण क्या क्या होता है? व्याधि के पर्याय बता रखे हैं, लक्षण तो क्या बता रखे हैं? पर्याय। व्याधि के अब देखो सबसे पहले निदान कंप्लीट हो चुका है। क्या निदान में क्या पढ़ा हमने? निदान के पर्याय पढ़े, आयतन, समुत्थान, प्रत्यय, ये इसके भेद है। निदान 3 तरह के होते हैं। निदान के बारे में तुमने ये पढ़ा कि रोग के हेतु अलग होते हैं, हेतु के भेद अलग होते हैं। और दूसरा तुमने ये पढ़ा कि व्यंजक क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, समुत्थान क्या होता है, संस्थान क्या होता है। ये सारी बातें पढ़ ली। क्लियर है बात? उसके बाद तुमने क्या पढ़ा? व्याधि के भेद पढ़े। व्याधि स्टार्ट हुई है ना। अब व्याधि के भेद तुमने 3 पढ़े, 2 पढ़े, अब व्याधि के पर्याय पढ़ लो। व्याधि के पर्याय क्या क्या है? आम्य, गद, आतंक, आतंक मचाता है। यक्षमा, ज्वर, ज्वर इतना प्रधान है इसको व्याधि बोल दिया। तो ज्वर, यक्षमा, आतंक, विकार, ये सब क्या है? व्याधि के, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 7 बज गए ना, 8 बज गए ना। तो नेक्स्ट अभी सुश्रुत की स्टार्ट करनी है, तो तुम लोग सुश्रुत में अभी बैठे रहना 5 मिनट का ब्रेक के बाद में। उससे पहले आप रिवीजन करा रहा हूं, सुनते रहो, आंसर देते रहना फटाफट फटाफट मेरे को, ठीक है। बताओ व्यंजक किसका भेद है, व्यंजक किसका पर्याय है? व्यंजन किसका पर्याय है?
का कैसे कबूतर क्या है? निदान। व्यंजन क्या है? संस्थान क्या है? और समुत्थान क्या है? व्याधि के भेद चरक के अनुसार। शारंगधर के अनुसार। शरक या सुश्रुत सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं व्याधि के भेद? 4 या 7। वाग्भट के अनुसार बताओ 4 या 7? ठीक है, पहला आंसर क्या करोगे वाग्भट का? 7। आतंक किसका पर्याय होता है? आतंक किसका, जो मैं मचा रहा हूं वो किसका पर्याय होता है? व्याधि का। ठीक है। और अति व्यवहार से कौन से रोग की उत्पत्ति होती है? भय त्रास शोक से किसकी उत्पत्ति होती है? मेरे से और तुम्हारे से किसकी उत्पत्ति होगी? मेरे से और तुमसे किसकी उत्पत्ति होगी? मेरे पढ़ाने से और तुम्हारे पढ़ने से किसकी उत्पत्ति होगी बावड़ो? हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ तो अब बताओ, मेरे पढ़ाने से और तुम्हारे पढ़ने से किसकी उत्पत्ति होगी? फिर गलत बात कर दी। सिलेक्शन, अभी भी सिलेक्शन ही चाहते हो या रैंक चाहते हो? तो रैंक चाहिए, ध्यान से याद रख लेना, और अब से निरंतर 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 चलते रहना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट। बाकी मिलेंगे अपन 8 बज गए ना, 8:08 पर सुश्रुत की क्लास होगी। कहीं जाना नहीं है। तब तक के लिए तुम 5 मिनट के लिए कुछ भी करो। जय माता दी, जय आयुर्वेद। ओके, गुड नाइट।